जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जेस पॉइंट 95 पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो करा रहे हैं हम। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे कि यूट्यूब पर आपका बिहार एसएससी से संबंधित जो साइंस का क्वेश्चन है वो पूरा हम डाल चुके हैं। जो सामान्य विज्ञान था, जो एसपीडी का था, अब हम जो है ना आपका फाइनल रिवीजन करके जो आता है सामान्य अध्ययन सार संग्रह, जो बीपीएससी पीटी दरोगा और सचिवालय सहायक के लिए ये बना हुआ है। जो नया बुक आया एसपीडी का, वो उसी से संबंधित ये वीडियो है दोस्तों। और बात करें तो आपका एक और एक एसपीडी जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय सामान्य अध्ययन की जो एसपीडी आई है, वो उसका ही सेम वही जो बुक है वो वही उसी का केवल कवर बदला है। बाकी सब कुछ अंदर का जो मटेरियल है आपका सेम ही मिलेगा। तो हम आज इसी पर जो है ना ये बना रहे हैं वीडियो। और आपका ये दो वीडियो में हम ये क्लियर कर देंगे। दो वीडियो में ही आपका पूरा जो अ, ये क्वेश्चन है, जो भी जैसे जितना भी क्वेश्चन है उसको दो वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे कि इसमें पूरा सेट 98 है, और 98 करीब में है। तो वही दो सेटों में कोशिश करेंगे कि आपका ये वीडियो समाप्त हो जाए। अगर दो में नहीं होगा तो तीन में कर देंगे, तीन ही लास्टली होगा और इसके आधार पर आपका ये वीडियो समाप्त कर देंगे। तो इससे पहले अगर नहीं देखे हैं, जो साइंस का वीडियो नहीं देखे हैं, जो पूरा हम साइंस के 5 वीडियो में कवर कर दिए हैं पूरा आपका एसपीडी साइंस को, तो अगर नहीं देखे हैं तो उसको जल्द देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट होता है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये यूनानियों ने इंडिया बोला था, ठीक है। यूनानियों ने इंडिया बोला था। और हिंदुस्तान जो है ना आपका ये अरब वासी जो मुस्लिम लोग थे, ये इन्होंने बोला था, ठीक है। अगर दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है ना ये श्रीलंका को शामिल नहीं किया गया। जैसे कि आपका पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, और ये बांग्लादेश है। ये सब जो देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। और एक भारत हो गया, जो 5 हो गया। तो ये भारत याद रखिएगा। चलिए आगे है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? ये कई बार पूछा हुआ है। तो ये 8 राज्यों के साथ सीमा, इसका सीमा लगता है। याद रखिएगा, 8 जो राज्य है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फिर उधर हो जाएगा आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सॉरी ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ जो लगता है मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य लगते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। चलिए आगे है दोस्तों। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली लगता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? ये कई बार पूछा हुआ है, तो ये याद रखेगा, 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। आगे है दोस्तों कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है ना ये किबिथु है, ठीक है, किबिथु। वालंगू भी पहले बोला जाता था इसको, किबिथु को। चलिए, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो मुख्य बिंदु का जो अक्षांशीय विस्तार है ये देख लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है ये लेह में होती है, ठीक है। आगे है कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो ये देशांतरीय स्थिति जो देखे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। ये पूर्वी देशांतर है। आगे है दोस्तों कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा जो है ना 24 समुद्री मील तक फैली है, 24 समुद्री मील। आगे है कि भारत का औसत समुद्री तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो ये चेन्नई से किया जाता है, ठीक है, चेन्नई से। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, चेन्नई से किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, ये इसमें तो जम्मू कश्मीर दे रहा है, लेकिन
ऐसे देखा जाए तो लद्दाख सबसे बड़ा है, ठीक है ना। लद्दाख सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसमें जम्मू कश्मीर दे रहा है, आप कमेंट कीजिए कि कौन सा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल। इसे लद्दाख हमें जहाँ तक लगता है सही है। चलिए आगे है, आगे है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात है दोस्तों, तो ये 200 समुद्री मील है, ठीक है, 200 समुद्री मील। आगे यहाँ पे कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है। तो पश्चिमी बिंदु में जो है ना दोस्तों, ये गुहार मोती है, ठीक है, जो आपका पाकिस्तान इस तरह है, पहले क्या बोलते थे, ये पाकिस्तान बगल है सरकरी के लगभग बोलते थे पहले। ये गुहार मोती पाकिस्तान की तरफ से। आगे है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से स्पर्श करते हैं, यानी कि भारत के जो राज्य है कौन कौन से हैं कि स्थलीय माने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। तो इसमें जो है ना दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा 16 ऐसे हैं राज्य, 16 राज्य लगते हैं। तो आप गिन सकते हैं, जो आपका इधर से पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो गया, और एक पंजाब हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा, ठीक है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, लेकिन इधर हम लोग देख लिए, फिर इससे इधर देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार आ जाएगा, फिर सिक्किम आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, असम आ जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। फिर इधर देखते हैं मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, क्या बोलते हैं कि मणिपुर, मिजोरम, ये सब आता है, ठीक है। तो ये सभी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ। आगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल की बात है दोस्तों, तो देखिए ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। चलिए आगे है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा बताना है। तो ये लक्षद्वीप है, ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है, याद रखिएगा। सबसे साक्षर जिला राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। रत्नाकर जो है ना, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। तो रत्नाकर जो है ना दोस्तों, ये आपका हिंद महासागर का उपनाम है, रत्नाकर, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन से है। तो मुख्य बिंदु का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी है, ठीक है, कन्याकुमारी। आगे है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। 8 राज्य जो है ना, आपका मित्र पर गमछा झाड़ी इस तरह से याद किए होंगे तो याद रहेगा। पहले तो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद में आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है ना, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, फिर उसके बाद में त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा याद रखिएगा। त्रिपुरा के बाद में आपका उधर हो जाएगा मिजोरम, ठीक। तो ये सब है 8। चलिए आगे है दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, तो ये आपका मणिपुर से नहीं गुजरती है, बाकी सबसे गुजरती है, ठीक ना। मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आप मणिपुर से नहीं गुजरती है। चलिए आगे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है कौन सी है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो बोली जाती है भाषा ये हिंदी है, ठीक है, हिंदी याद रखिएगा। आगे है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, माने कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है ना 7वां है। इससे पहले जो है ना रुक चीन तू आ भारत एक करके जो है ना एक ट्रिक याद रखिएगा। रुक रुक से आ जाएगा, मैंने रूस हो जाएगा, देखिए रुक चीन आ भारत में हो जाएगा। रुक पहले मैंने रूस आ गया, फिर कनाडा आ गया, रुक चीन, चीन में अब 3 नंबर पर चीन आ जाएगा। अब अब से हो गया एक अमेरिका हो जाएगा, फिर ब्राज़ील हो जाएगा, रुक चीन, अब आ भारत, ठीक ना। तो आ में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और एक भारत में, भारत लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा ध्यान से। तो ये रुक चीन अब आ भारत में, ये इसको देख सकते हैं। चलिए आगे है दोस्तों यहाँ पे कि भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये कई बार पूछा हुआ है, 876 किलोमीटर है ये दक्षिणतम बिंदु जो भूमध्य रेखा है ना, तो वो भारत से दूरी देखा जाए तो।
आगे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए कई बार पूछा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है ना आपका भील है। पहले गोंड होता था, अब भील हो गया है। ठीक है, चलिए ये 11 के जनगणना के अनुसार है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय जो है ना ये वलित पर्वत है, याद रखिएगा वलित पर्वत है। आगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो ये नैनी से गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। तो देखिए आ गया कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान जो है ईरानियों ने कहा था। ठीक है, ईरानियों ने कहा था सबसे पहले हिंदुस्तान। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है ना कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत का मानक कुल समय है जो कुल कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। याद रखिए कौन कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। आगे है दोस्तों कि एक समुद्री मील बराबर होता है तो 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है कुल, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। चलिए आगे देख सकते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे कि भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है। तो मैंने सबसे ज्यादा वन जो होते हैं ना मध्य प्रदेश में है और प्रतिशत में मिजोरम में। ठीक, प्रतिशत में मिजोरम। चलिए आगे है इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट का जो है ना ये दोनों याद रखेगा, पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट बोलते हैं इसको। पिगमिलियन और पार्सन पॉइंट दोनों बोलते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है। तो भारत के कितने राज्य स्थल रुद्ध है। तो देखिए कुल 29 राज्य हैं और सॉरी 28 राज्य हैं और 28 राज्य में जो है ना 9 राज्य जो है ना समुद्र से लगा हुआ है, जो आप लोग पढ़े भी हैं। पश्चिम बंगाल से अगर शुरू करते हैं तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इधर 4 गो हो गया। इधर से देखते हैं तो केरल हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर अ, उधर गुजरात हो गया। तो ये 9 राज्य जो है ना आपका समुद्र से लगा हुआ है। तो 9 राज्य समुद्र से लगा है तो स्थल रुद्ध कितना हो गया 19 राज्य। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है और 20 दिया हुआ है। तो वो जब 29 राज्य थे उस समय की बात है। अभी याद रखिएगा कि 19 ऐसे हैं राज्य जो स्थल रुद्ध है। ठीक, आगे कि द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीपों सहित बोल रहा है, माने कि सभी द्वीपों को भी सम्मिलित किया है। तो इसमें हो जाएगा कि 75,116.6 किलोमीटर है। ठीक, चलिए आगे है ऐसे 6100 किलोमीटर हो जाता है, लेकिन द्वीपों सहित बोल रहा है तो 7500 हो जाएगा। ठीक, आगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये रिपीट हो गया। ठीक है, ये 5 राज्यों से जो हम बोले थे, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वेटिकन सिटी जो है ना सबसे छोटा है। ये स्थल रुद्ध में भी सबसे छोटा है और विश्व की बोले या यूरोप का बोले सबसे छोटा देश यही है। ठीक है ना, और ये इटली के राजधानी जो है ना रोम, उसके अंदर में ये देश स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा देश है जो किसी देश की राजधानी में स्थित है। तो यही वेटिकन सिटी है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये तमिलनाडु से नहीं गुजरती, बाकी जो है ना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। उधर भी हम जिक्र किए इसका। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है। तो कुल कितना भूभाग है पूरा विश्व के क्षेत्रफल का। तो ये 2.42% है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे है दोस्तों कि केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैले हैं। तो देखिए जो है ना 3 राज्य में फैला हुआ है। ठीक है ना, अब अगर भारत के मैप देखते हैं ये वाला, तो पहले यहाँ तो आंध्र प्रदेश में है जो एनम है, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है और केरल यहाँ जो है ना यहाँ पे माहे है। ठीक है, तो माहे भारत के सबसे छोटी ये है जिला है जो आपका पुडुचेरी का है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों
कि भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो भारत के जो है 10 राज्य जो है ना हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। ऐसे देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश मिलाइएगा तो 12 हो जाएगा, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर शामिल हो जाएगा। लेकिन राज्य बोल रहा है तो 10 हो गया। कौन कौन सा है तो देखिए हम बताते हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, एक उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर एक इधर आते हैं तो सिक्किम। सिक्किम याद रखिएगा, सिक्किम। और इधर सेवन सिस्टर सभी है, सेवन सिस्टर में सेवन सिस्टर याद रखिएगा, सेवन सिस्टर सभी। तो यानी कि आपका हो जाएगा इधर 7 और ये 3 तो 10 हो गया। तो इधर याद रखिएगा सेवन सिस्टर में वही हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अगला सेट हम लोग देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर सेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद, ये कई बार पूछा हुआ है। चलिए आगे है दोस्तों कि करेंट का क्वेश्चन था, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है। तो उधर भी हम लोग पढ़े थे जो 16 था, ठीक है, पड़ोसी देश से लगा हुआ, जिस पर जीके भी किए थे। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितना है तो 28 है वर्तमान में राज्य, ठीक है। चलिए आगे है कि मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच है। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनोट रेखा। चलिए आगे दोस्तों कि सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है। भारत और पाकिस्तान के बीच है सरक्रिक विवाद, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच है ना ये शून्य रेखा जो है ना भारत और बांग्लादेश के बीच है, वो त्रिपुरा जो है ना तीन ओर से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है वहीं पे है शून्य रेखा। चलिए आगे है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है। तो ये जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है इसका राजधानी ये गिलगिट है, ठीक है, सॉरी ये मुजफ्फराबाद, ठीक। पाक अधिकृत जो कश्मीर है इसका मुजफ्फराबाद राजधानी है। चलिए आगे है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो सबसे लंबी जो है ना ये बांग्लादेश के साथ भारत लगा है, 4096 करके है इसका अंतिम लंबाई है, ठीक है। आगे दोस्तों कि सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है। तो सिलोन जो था ये आपका श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिलोन, ठीक है। ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। बीपीएससी बीएसएससी या सीजीएल की बात करें, बीएसएससी सीजीएल की बात करें, ठीक है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो ये जो है दोस्तों ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है 38वीं समांतर रेखा। चलिए आगे दोस्तों कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर जो केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। तो ये काराकोरम जो श्रेणी है उसी में केटू स्थित है हिमालय के। चलिए आगे है दोस्तों, आगे कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो ये नेपाल में, कई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नेपाल में है, ठीक है। इसका जो है 8848 मीटर लंबाई है। फराक्का विवाद किन देशों के बीच है। तो भारत और बांग्लादेश फराक्का विवाद है, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच है। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ क्वेश्चन आ गया कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। तो ये पाक जल डमरू मध्य जो है ना भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक। जिब्राल्टर तो है मोरक्को और स्पेन के बीच का है। आगे है दोस्तों कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अब देखिए मैप अगर पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो बांग्लादेश से नहीं लगती है याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का सीमा नहीं लगती है। बाकी जो है ना आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल का, मेघालय का, असम का और पश्चिम बंगाल का ये सब सीमा लगती है। त्रिपुरा का भी सीमा लगता है, ठीक है। 5 राज्यों के साथ सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ भारत का। चलिए आगे है दोस्तों कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। तो ये 49वीं जो है ना कनाडा और अमेरिका के बीच ये निर्धारण करती है, कनाडा और अमेरिका के बीच। चलिए आगे है दोस्तों कि मांडले जेल कहाँ स्थित है। तो मांडले जो है ना आपका म्यांमार में है, ठीक, याद रखिएगा। मांडले जो जेल है ये बहुत बार पूछा हुआ है, मांडले म्यांमार में। चलिए आगे है दोस्तों कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है। रेड क्लिफ कई बार पूछा है, भारत पाकिस्तान के बीच है, 1947 में निर्धारण किया गया था। चलिए आगे कि
डूरंड किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये अभी वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। ये 1896 में इसका निर्धारण किया गया था। चलिए आगे है दोस्तों कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है? तो सियाचिन की बात है ना दोस्तों, तो भारत और ये पाकिस्तान के बीच हो जाएगा आपका सियाचिन विवाद। ठीक, ये देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच है सियाचिन विवाद। चलिए आगे है कि भारत से म्यांमार कब अलग हुआ था? ये कई बार पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा, हर एक एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन। तो 1937 में ये अलग हुआ था भारत से म्यांमार, और 1935 के अधिनियम के तहत। देखिए कभी कभी 1937 में नहीं देगा, 35 देगा, तो अधिनियम यही था, याद रखिएगा। चलिए आगे है दोस्तों कि चीन के साथ किन राज्य की सीमा स्पष्ट नहीं करती है? तो चीन के साथ जब अगर देखते हैं तो आपका जो मिजोरम है इसका सीमा नहीं लगता, बाकी जो हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और उत्तराखंड, ये सब लगता है। चलिए आगे है दोस्तों कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा का निर्धारण करती है? ये कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए, ये रेखा से संबंधित हमेशा पूछता है। जर्मनी और पोलैंड के बीच ये स्थित है। चलिए आगे है कि भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो भारत के साथ जो है ना, ये पाकिस्तान के साथ जो है ना, राजस्थान सबसे लंबी सीमा बनाती है। चलिए आगे है दोस्तों कि अराकानियोमा जो पर्वत श्रेणी है किस देश में स्थित है? तो अराकानियोमा जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों, ये म्यांमार में। ठीक, म्यांमार में। चलिए आगे है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है? देखिए तो आगे त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है। आगे है कि बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार में है, आप लोग पढ़े होंगे रंगून में। चलिए तो ये यंगून आपका सही आंसर है। ठीक है, यंगून। आगे है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? ये देखिए अफगानिस्तान में है। ये पिछला बार बहुत ही चर्चा का विषय बना था, जिसमें तालिबान लोग इस पर हमला किया था। तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है। चलिए आगे है दोस्तों कि मैनर हिम किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो मैनरहीम जो है ना, रूस और पोलैंड के बीच स्थित है। ठीक ना, तो रूस और पोलैंड के बीच है मैनरहीम रेखा। आगे है दोस्तों कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे छोटा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है भारत के, तो अफगानिस्तान के साथ लगता है। 106 किलोमीटर के आसपास में लगता है, सबसे कम में इसी के साथ लगता है। ठीक है, कहीं कहीं नहीं देता इसका नाम, लेकिन देख लीजिएगा, ये है सही। मैत्री एक्सप्रेस किन देश के बीच चलती है? तो मैत्री जो है भारत और बांग्लादेश के बीच, यानी ढाका से कोलकाता ये चलती है। ठीक है, ढाका से कोलकाता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों कि चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? तो चीन के साथ जो है ना आपका लद्दाख का सीमा लगता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से पूछ देगा तो आप लोग जम्मू कश्मीर मार दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, लद्दाख सही है, जम्मू कश्मीर नहीं होगा इसमें। चलिए आगे है कि 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? तो मेघदूत जो ऑपरेशन है सियाचिन में चलाया गया था। ठीक है, सियाचिन में। आगे है दोस्तों कि म्यांमार के साथ भारत किस राज्य की सीमा स्पष्ट नहीं करती? म्यांमार के साथ भारत के किस राज्य की सीमा स्पष्ट नहीं करती है? तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि म्यांमार के साथ जो है ना, असम का सीमा नहीं लगता। ये पिछला बार बीपीएससी में एकदम हूबहू ये क्वेश्चन पूछ दिया है, डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है ना, अब याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, फिर नागालैंड के, फिर मणिपुर के लगती है, लेकिन असम का नहीं लगता। चलिए आगे है दोस्तों कि तीस्ता नदी जल विवाद की किससे संबंधित है? तो तीस्ता जो है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा, जल विवाद आपका ये इसमें दे रहा है भारत और बांग्लादेश। ठीक है, और ये भारत बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। ऐसे वो क्या बोलते हैं, भूटान की तरफ से आती है ये। ठीक है ना, आगे है दोस्तों कि समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? तो समझौता जो है भारत पाकिस्तान के बीच ही चलता है, ये सभी को पता है। चलिए आगे देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य का सबसे लंबी सीमा बनती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत का ये ना पश्चिम बंगाल का सीमा सबसे ज़्यादा लगता है। आगे है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो केंद्र शासित राज्य वर्तमान में जो है ना दोस्तों, ये 8 है। ठीक, 8 केंद्र शासित राज्य है
ठीक, आगे है पहले 9 था जो 8 मर्ज हो गया कई सारे राज्य केंद्रशासित प्रदेश। मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन जो है ना दोस्तों, ये है आपका भारत और चीन के बीच, ये पूछा हुआ है। ये 1914 में इसको बनाया गया था मैकमोहन को, याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश है जैसे कि दादर एवं नगर हवेली दमन दीव को एक साथ मर्ज कर दिया गया 2020 में 26 जनवरी को। और लद्दाख जो जम्मू कश्मीर था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था आपको 2019 में, ये आपका 31 अक्टूबर को, ठीक है, 31 अक्टूबर को। चलिए हम लोग अगला सेट देखते हैं, 3 नंबर सेट। ठीक है, 3 नंबर जो सेट है दोस्तों, ब्रह्मांड का अध्ययन पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका जो अध्ययन है ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। याद है कि पूरा ब्रह्मांड इसमें सब कसाया हुआ है, कसाया हुआ है यानी कि कॉस्मोलॉजी, याद रखिए इस टाइप से। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका जो प्रतिपादन किया है ये जॉर्ज लेमिंटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो तारामंडल है दोस्तों ये सेंट्रोर्स है, ठीक है, सेंट्रोर्स। आगे कि सबसे किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं? देखिए बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र ये सूरज के सबसे नजदीक है इसलिए इसके पास नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कि सी ऑफ ट्रैक्विलिटी कहाँ स्थित है, ठीक ना। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी जो है ना, ये आपका स्थित है दोस्तों चंद्रमा पर, ठीक है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, तो ये अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अभिनव, अभिनव नाम के लड़का जो है बहुत गुस्सेल होता है, तो इस तरह से अभिनव तारा याद रखा है। इनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। तो ये सूरज और जो पृथ्वी है इसके बीच के दूरी को जो है आपका खगोलीय एकक कहते हैं, यानी खगोलीय दूरी कहते हैं। चलिए आगे है कि देखिए कई बार पूछा, 1000 बार पूछा हुआ है, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी क्या, ठीक है ना, कई बार पूछा हुआ है। चलिए आगे है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है, ठीक, नाभिकीय संलयन। आगे दोस्तों कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। तो एक वर्ष में जो प्रकाश तय करता है उसको जो है ना हम लोग एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों गॉड पार्टिकल्स कहलाता है। तो गॉड पार्टिकल किसको बोलते हैं? तो ये हिग्स बोसोन जो है ना, बोसोन इसको बोलते हैं। आगे है दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में भी आया हुआ है। तो ये है ना, ये ऑप्शन के अनुसार 1.3 हो जाएगा, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड 20 सेकेंड देता है, कहीं कहीं 30 सेकेंड भी देता है, तो वही 8 मिनट 30 सेकेंड याद रखिएगा, ठीक है। आगे है दोस्तों कि गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड जो है ना, अब बृहस्पति के याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो है यही है, गैनीमेड ही सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है ना। तो ये बृहस्पति का है। याद रखिएगा चंद्रमा 1.3 सेकंड में पृथ्वी पे उसका प्रकाश पहुंच जाता है। चलिए आगे दोस्तों कि एक प्रकाश बराबर होता है। तो ये कई बार पूछा हुआ है कि एक प्रकाश बराबर जो होता है ना दोस्तों, ये 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। चलिए आगे है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है दोस्तों ये सेरेस है, ठीक है, सेरस, सेरस याद रखिएगा। अब यहाँ है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो है किस ग्रह का जो है ना उपग्रह है? तो ये हो जाएगा टाइटन जो है ना शनि का है, ठीक है। ये सॉरी टाइटन, ये टाइटन है ना, एक टाइटनी है, ठीक ना। एक मिनट देख लेते हैं, देखिए टाइटन है, ठीक ना। टाइटन जो है ना ये टाइटन आपका एक टाइटनी है, ठीक ना। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं, एक मिनट रुक जाइए। टाइटन इसमें दिया है वो शनि का है, ठीक ना। टाइटन जो है ना इसमें आपका एक क्वेश्चन गलत लिया है, तो ध्यान दीजिएगा। ये सही है, ठीक है। टाइटन जो है ना आपका गलत नहीं लिया है, सही है। टाइटन जो है ना आपका शनि का, याद रखिएगा, ठीक ना।
टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। और टाइटेनिया बोलेगा तो अरुण का हो जाएगा, टाइटेनिया अरुण का। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। आगे कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य का जो सतह है उसका तापमान ना 6000 के करीब में होता है सेल्सियस में। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे दोस्तों कि अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला जो ग्रह है, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने की बात है दोस्तों, ये बहुत आदमी चौंक जाएंगे, ये बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति सबसे अपने ही अक्ष पर जो है ना परिभ्रमण करती है सबसे तेज में बृहस्पति, लेकिन सूरज का चक्कर सबसे तेज में बुध लगाती है। ठीक, बुध। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र है। ठीक ना, सबसे चमकीला शुक्र है। आगे है दोस्तों कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है, ये दोनों आंसर सही है इसका, यानी कि 9.46 मल्टीपल 10 to the power 15 मिनट, या ये जो है ना मिनट बोले मीटर हो गया, ये मीटर में हो जाएगा, और किलोमीटर में 12 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों कि प्रकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश जो है नीला जब दिखाई देता है, रंग की जो बात होती है, तो प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, प्रकीर्णन। आगे है दोस्तों कि जो क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है ना किन दो ग्रह के बीच में है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ है। चलिए आगे है कि ब्रह्मांड का मौलिक कण है। तो ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है, ये हिंग बोसोन, उधर भी हम लोग पढ़े थे। चलिए आगे है कि चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है, तो ये पृथ्वी का है। ठीक है, पृथ्वी से जो है लगभग 32,000 किलोमीटर की दूरी पर है, 32,084 किलोमीटर इस टाइप से करके है। देख लीजिए आप, 3,84,000 है या कुछ करके है। ठीक है, ये पूछा हुआ दूरी है, बीपीएससी नहीं है, बीएसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है ये दूरी को। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं। देखिए भोर या सांझ का तारा जो है ना, आपको शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, शुक्र ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, 32,84,000 है, इस टाइप से क्या है देख लीजिएगा, कमेंट कीजिए कितना है पृथ्वी और सूर्य के ये चंद्रमा के बीच की दूरी, मिल जाएगा तो बताते हैं। चलिए आगे है कि भू स्थिर उपग्रहों की को कितनी ऊंचाई पर स्थित है, मैंने भू स्थित उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया, तो ये ना 36,000 किलोमीटर पर रखा गया है। चलिए आगे है दोस्तों कि प्लूटो है। तो प्लूटो जो है ना दोस्तों, ये है एक बौना ग्रह। ठीक, बौना ग्रह। आगे है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी तक पहुंचने में इसको जो समय लगता है ना 4.2 वर्ष लगता है। ठीक है, आगे है दोस्तों कि जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो जीवाश्म ग्रह जो है ये चंद्रमा को बोलते हैं। चलिए आगे है दोस्तों कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो सबसे कम समय में जो है ना सूर्य का जो परिक्रमा करता है आपका बुध करता है, 88 दिन में करता है। ठीक है, चलिए आगे है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ है कि सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है। तो सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है, प्रकाश मंडल। पृथ्वी की बहन कहलाता है। तो पृथ्वी की जो बहन कहलाती है ये शुक्र को बोला जाता है। ठीक है ना, आगे दोस्तों कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। देखिए सूर्य से अब पृथ्वी की दूरी अब पूछा जा रहा है। तो 149 याद रखिएगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, ये 150 मिलियन किलोमीटर इस तरह से देता है करके, तो 149.6 है। तो याद रखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर इसमें अब अनदेखा इसको नहीं कीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे है दोस्तों कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है दोस्तों अभी वर्तमान में शनि के पास में है। देखिए अभी बुक में कुछ भी दिया होगा, लेकिन शनि याद रखिएगा 145 उपग्रह खोज इसका कर दिया गया, और 192 या 95 जो है ना बृहस्पति के पास है। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। और फोबोस डिमोस आपका ये इसमें है, मंगल का है, और शुक्र के पास है ही नहीं। चलिए आगे है दोस्तों कि आकाशगंगा की आकृति कैसा होता है। तो सर्पिलाकार होता है। ठीक ना, आकाशगंगा का आकृति सर्पिलाकार होता है। ठीक है, आगे है कि सबसे गर्म ग्रह जो है ना कौन सा है। तो गर्म में सबसे गर्म हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, शुक्र।
चलिए आगे है कि ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादन कौन किए थे। तो ग्रह के गति के नियम के जो प्रतिपादन किए थे ना, ये केपलर किए थे, ठीक ना, केपलर, ठीक। लेकिन सौरमंडल का खोज करेगा तो आपका कॉपरनिकस हो जाएगा। चलिए आगे कि हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता था, ये दूध मेखला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो ग्रह है ये शुक्र ग्रह है, ठीक है ना, शुक्र ग्रह है। आगे है कि चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो देखिए इधर आगे पूछ दें 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। आगे कि तारामंडल की कुल संख्या कितना है, तो ये 89 गो तारामंडल है, ठीक है। आगे है कि धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देते हैं। तो ये ना 76 वर्ष पर दिखाई देता है, अगला बार जो है ना 2062 में दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो जो 2062 तक रहेंगे जीवित वो देख पाएंगे। चलिए सूर्य का मुख्य घटक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों है, ठीक है। चलिए आगे है कि तारे का रंग किसका सूचक है, तो ये ताप का सूचक है, ठीक है, ताप का। आगे है दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कहेगा तो ये सूर्य हो जाएगा, ठीक है ना, सूर्य हो जाएगा। लेकिन सूर्य का निकटतम बोलेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगी, या सूर्य के अलावा कहेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेट नंबर 4 देखते हैं। चलिए ये बहुत सब महत्वपूर्ण सब सेट है दोस्तों, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो ये 24 दिन चली थी, ठीक है ना। आपका याद रखिएगा, स्टार्ट होता है आपका 12 मार्च से स्टार्ट होता है और ये 6 अप्रैल तक चलता है, ठीक है ना, मैंने 6 अप्रैल तक चलता है। तो इसको देख लीजिएगा, अपना आ जाएगा इधर 24 दिन लगभग, ठीक है। आगे है दोस्तों कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी है दोस्तों, ये दांडी से स्टार्ट किए थे, ठीक है, शुरू किए थे। मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से ही स्टार्ट किए थे, याद रखिएगा 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को ये स्टार्ट किए थे। और ये जो है ना, जैसे ये था डांडी मार्च जो था, ये 5 अप्रैल को वहाँ पहुँच जाते हैं डांडी, और 6 अप्रैल को वहाँ नमक कानून को तोड़ते हैं, और वही 6 अप्रैल को जो है ना स्टार्ट कर देते हैं आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो डांडी से स्टार्ट होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहेगा कि डांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये साबरमती से स्टार्ट हुआ था डांडी मार्च। लेकिन कहेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था, मैंने दांडी से स्टार्ट हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन दांडी मार्च बोलेगा तो आपका हो जाएगा जो नमक कानून तोड़ने के लिए, तो वे साबरमती से स्टार्ट किए थे, जो 12 मार्च से स्टार्ट किए थे, ठीक। चलिए आगे कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो ये 12 भारत में जो है ना पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। ये कितना बार पूछा हुआ है, ऐसे पूछेगा सीधे तो वो अफ्रीका वाला हो जाएगा, ठीक है। अब है कि अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। तो अफ्रीका में जो प्रकाशित किया गया था ये इंडियन ओपिनियन था, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। अगर कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे, ठीक है। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिएगा। ये है आपका राम श्यामलाल दास कॉलेज जो है ना भावनगर में, ये किए थे, श्यामलाल दास कॉलेज में ये अध्ययन किए थे, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा नहीं है तो बीपीएससी का क्वेश्चन उठाइए। देखिए बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। तो 3/20 भाग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 1/3 न मार दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए 3/20 भाग हो गया। चलिए आगे है दोस्तों, इनकी गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रयोग किए थे, मैंने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए थे। तो ये जो है ना आपका चंपारण में सबसे पहले सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए थे। चलिए आगे है दोस्तों कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे। तो अफ्रीका में जो है ना दोस्तों
ये 21 वर्ष तक रहे थे। ये 1993 में गए थे, याद रखिए, सॉरी 1893 में, 1893 में गए थे और ये 15 में आए, तो लगभग 21 वर्ष पूर्व जाता है। 20 वर्ष कुछ माह होता है, 21 वर्ष। चलिए आगे है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो गांधी जी ना बेलगांव वाला अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, याद रखिए, 1924 में। और ये बिहार में हुआ था पहला आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जो 1912 में बांकीपुर पटना में किया गया था। और दूसरे एक और बिहार में हुआ था, जो 22 में गया में हुआ था। ठीक है, आगे है दोस्तों कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? ठीक है, तो किस आंदोलन का? तो ये चौरा चौरी कांड जो हुआ था ना, तो उसी को हिमालय से बड़ा भूल बताया था, जो भारतीय का भूल था। और अंग्रेजों का जो भूल था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड को बताए थे गांधी जी। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ पे है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है ना शुरू हुआ था 1920 में, 1 अगस्त के दिन शुरू हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त, याद रखिएगा, 1920। और 22 में इसको समाप्त कर दिया जाता है, चौरा चौरी कांड जब होता है उस समय गांधी जी वापस ले लेते हैं। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो जो है ना, ये अब्दुल्ला जो थे, इन्हीं ने इनवाइट किया था। याद रखिएगा, ठीक है। और एक और बात है कि 1 अगस्त के दिन ही जो है ना असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु भी हो गया था। चलिए 20 में ही। चलिए आगे है दोस्तों कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुई थी उससे संबंधित है। चलिए आगे है दोस्तों कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये कई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार वाले तो सावधान रहे। मुरली भरावा गांव से संबंधित थी ये। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी का जान किसने बचाया था? तो बतख मियाँ, अभी बड़ी चर्चा का विषय है दोस्तों, बीपीएससी में 2 बार पूछा है। इसके अलावा आपका इसमें भी पूछ दिया है, बीपीएससी टीचर में भी पूछ दिया है कि जो उसका गांधी जी को जान किसने बचाया था? तो बतख मियाँ। ठीक है, चलिए आगे है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो उधर भी चर्चा की है, 1915 में लौटे थे, गए थे 1893 में। चलिए आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए ये ऑप्शन के अनुसार जो है ना 9 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। कई सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता, जैसे बांकीपुर में आपको राजेंद्र प्रसाद को डाल दिया जाता है बांकीपुर जेल में। और बिहार में देखा जाए तो वही आपका जेपी नारायण को हजारीबाग जेल में डाल दिया जाता है। महात्मा गांधी लोगों को भी अलग अलग जेलों में डाल दिया जाता है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी किस अच्छा ये आ गया, देखिए क्वेश्चन आ गया कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो देखिए यहाँ आ गया बतख में। देखिए क्वेश्चन, देखिए लग रहा है ना कि हाँ पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, एकदम मस्त क्वेश्चन सब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। देखिए बतख मियाँ बचाया था जान। अब बीपीएससी में 2 बार पूछा है ये। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो गांधी जी जो है ना पहला जन भाषण जो दिए थे ये वाराणसी में दिए थे, याद रखिएगा, वाराणसी में। वहीं से जो है ना अपना आधा वस्त्र पहनना शुरू किए थे, यानी लंगौटा क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी कहाँ से लंगौटा पहनना स्टार्ट किए थे? तो ये यहीं से वाराणसी से पहनना स्टार्ट कर दिए थे लंगोटा। ठीक ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये यूपी के पीसीएस में है पूछा हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो विंस्टन चर्चिल थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। चलिए आगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 मार्च को ये हुआ था गांधी इरविन समझौता 1931 में, दोनों गांधी और इरविन एक हो गए थे। चलिए आगे है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो संबंधित है, जो कि पीटर्सबर्ग, याद रखिएगा, पीटर्सबर्ग से ही फेंक दिया था, इनको पीट दिया था तो अंग्रेजों द्वारा, पीटर्सबर्ग, याद रखिएगा। चलिए आगे है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ से चलाया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ना उस समय मोतिहारी से इन पर मुकदमा चलाया गया था। देखिए ये क्वेश्चन सब पूछेगा तो आप सोचेंगे कि कहाँ से चलाया था, फिर दिक्कत हो जाएगा, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। हो सके तिरहुत भी दे देगा, तो इसमें मुजफ्फरपुर अगर जिक्र करेगा तो आप लोग गलत कर हो जाएगा। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, तो ये राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर इन्होंने किया था। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। चलिए आगे है दोस्तों कि
गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को जो बापू का उपाधि दिया था, ये सुभाष चंद्र बोस ने नहीं नहीं, बापू की उपाधि जो दी थी, बापू तो ये महात्मा गांधी को तो राष्ट्रपिता बोले थे आपका, राष्ट्रपिता जो है ना बोले थे आपका ये सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। लेकिन बापू किसने कहा था? महात्मा गांधी को बापू जो ना, हमें लगता है जहाँ तक सुभाष चंद्र बोस, सॉरी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे, लेकिन इसमें सुभाष चंद्र बोस दे रहा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर तो महात्मा बोले थे, जो चंपारण सत्याग्रह के समय बोले थे, और महात्मा पहली बार उनका नाम में लगा था। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बापू इनको किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसमें सुभाष चंद्र बोस दे रहा है। चलिए आगे है दोस्तों कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? तो कौन सा घटना था जो इनको प्रेरित किया था? तो ये आपका हो जाएगा यही जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, इसने प्रेरित किया था और गांधी जी को इसमें लाकर खड़ा कर दिया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे है कि जो चौरा चौरी कांड हुआ था, चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो ये जो थे नवाखाई, ये थे बरदौली में, ठीक ठीक। चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो बरदौली में थे, ठीक है। आगे है दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता जो था ना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। तो है चलिए आगे कि महात्मा गांधी को जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस। आगे कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी का जो हत्या है दोस्तों, ये 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा कर दिया गया था। चलिए आगे है दोस्तों कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी जो है ना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और बी आर अम्बेडकर जो है ना तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, याद रखिएगा। सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति बी आर अम्बेडकर। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे है दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे है दोस्तों कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ये जो दूरी था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये 388 किलोमीटर था, ठीक है, 388 किलोमीटर। आगे है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो हिंद स्वराज की जो रचना महात्मा गांधी किए थे, ये आपका इंग्लैंड से जो अफ्रीका जा रहे थे, ठीक ना, दक्षिण अफ्रीका, उस समय किए थे। इंग्लैंड से अफ्रीका जाते समय यात्रा जब किए थे उस समय लिखे थे। आगे कि डांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए गांधी जो है ना गुजरात के किस जिला में? तो नवसारी जिला में स्थित है। चलिए आगे है कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गांधी जी के जो आत्मकथा है ये दो गो है, जिसमें इसी को लिखा है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसी को इंग्लिश में जो है ना एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ जो है ना, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये दोनों हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन के अनुसार ऐसे ना कि हाँ देख लिए और क्वेश्चन देखे और डायरेक्ट मारे, ऐसे नहीं देखिएगा। पहले कितना भी हल्का से हल्का क्वेश्चन हो उसका ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन 2 बार पढ़ के मारिएगा। गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा की थी? तो जो सहयोगी इनके थे दांडी यात्रा का समय याद रखिएगा 78 व्यक्ति थे, ठीक है, 78 व्यक्ति थे। चलिए अब हम लोग 5वां नंबर सेट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइम तो लग रहा है लेकिन आपको बुझाता होगा कि हाँ क्वेश्चन जो चल रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त क्वेश्चन सब चल रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे है क्वेश्चन की भारत में जनगणना की अवधि क्या है? तो भारत में जो जनगणना की अवधि है दोस्तों, ये प्रत्येक 10 वर्ष पर ये जनगणना कराया जाता है। चलिए अभी लास्ट जो है 2011 में हुआ था, उसके बाद में अभी 21 में होने वाला था, कोरोना के कारण नहीं हुआ है। देखिए अब उसका रिपोर्ट कब आता है। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो ये ना मध्य प्रदेश को जो ना टाइगर स्टेट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। आगे है दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो टाइगर रिजर्व जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा नामदफा, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए
भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये ऑप्शन के अनुसार जो ना भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार याद रखेगा। ऐसे जो है ना आपका 142 करोड़ के करीब में आपका था, जो उधर चाइना एक नंबर पर, चाइना को भी पछाड़ दिया था, लेकिन अभी 139 के आसपास में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस ऑप्शन के अनुसार ये 121.08 करोड़ है। लिया गया कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है ना जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो ये जनसंख्या जो है ना 17.5% में भारत में निवास करती है। ठीक है, 11 के जनगणना के अनुसार ही है ये सब। सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है भारत के तमिलनाडु में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है दोस्तों, ये हो जाएगा सुंदरवन आर्द्र भूमि, जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा। रेणुका सबसे छोटा में है। आगे की जनगणना किस अनुच्छेद का में वर्णित किया गया, ये 246 में जो है जनगणना को वर्णित किया गया है। चलिए आगे है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कब किया गया था। देखिए उस समय जो है 1872 याद रखिएगा। गांधी जी उस समय 3 साल के रहे होंगे, उस समय जो है जनगणना स्टार्ट हुआ था, यानी कि 3 साल के गांधी जी थे। ठीक ना, 1872 में। चलिए आगे है, उस समय मेयो के समय में वो जनगणना हुआ था। इससे याद रख सकते हैं कि गांधी जी मेयो मेयो कर रहे थे। चलिए आगे है दोस्तों कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किससे किससे कहा जाता है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है ना, ये कैलाश श्रृंखला को बोला जाता है। ठीक है, कैलाश श्रृंखला। आगे है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया था, ये कई बार पूछा हुआ है। 1973 में चलाया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 73 याद रखें। चलिए आगे है दोस्तों कि देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे छोटा में जो है ना दोस्तों, ये पेंच वाला है। ठीक है ना, ये पूछा हुआ है कई बार, पेंच से सबसे छोटा में। आगे है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये रिपन के समय में नियमित जनगणना 1881 में, लेकिन 1872 की बात करेगा तो ये में हो जाएगा गांधी जी वाला। 3 साल के थे गांधी जी उस समय। चलिए आगे है दोस्तों कि कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है, तो टाइगर रिजर्व जो मिजोरम में है ना दोस्तों, ये दफा जो है ना, ये दफा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। डम्फा डम्फा अभयारण्य जो है ना, डम्फा अभयारण्य, वो मिजोरम में, याद है, डम्फा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है। चलिए यहाँ पे है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन है कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो भारत का पहला रामसर स्थल जो है ना, ये आपका चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, चिल्का झील। चलिए आगे है कि भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ 75 जिला है, सबसे ज़्यादा यहाँ है। ठीक है ना, अभी मध्य प्रदेश दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर राजस्थान है। इस टाइप से नया अभी बहुत सारे जिला राजस्थान में भी बना है। ठीक है, जनगणना किस अनुसूची का विषय है, तो जनगणना जो है ना दोस्तों, ये आपका 7वीं अनुसूची का विषय है। 7वीं अनुसूची याद रखिएगा। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, तो देखिए जनगणना का जो महाविभाजक वर्ष है ये 1921 को कहा जाता है, और लघु विभाजक बोलेगा तो 1951 को बोला जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे है कि पकुई और नामदफा जो बाघ अभ्यारण्य है, ये कहाँ है, तो पकुई और नामदफा जो है ना आपका अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए नामदफा और एक था कि दफा करके था, जो आपका मिजोरम में था। ठीक ना, ठीक, तो ये नाम दफा बोलेगा, और पकुई तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों कि भारत कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है, तो असम में कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है, तो ये कमलांग जो है ना, कमलांग नहीं है। बाकी सब मानस है, नामेरी है और ओरंग है, ये सब है। चलिए दोस्तों आगे है कि भारत की कुल साक्षरता दर कितना है, तो ये ना 73% ना भारत का साक्षरता दर है। ठीक ना, बिहार का याद रखिएगा 61.8% है। ठीक ना, 61.8% कई बार पूछा हुआ। आगे है दोस्तों कि विश्व का जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस।
चलिए आगे है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो पहला रामसर स्थल बिहार का बोलेगा तो कांवरताल झील है, ठीक ना। कांवरताल झील अभी एक ही है, पहला बोलिए चाहे या अभी मात्र एक ही रामसर स्थल है बिहार का, कांवरताल जो बेगूसराय में है, ठीक ना। कांवरताल याद रखिएगा, कांवर जो है ना बोल बम करने के लिए याद नहीं जाता है, तो बेगूसराय बस से याद रहेगा, कांवरताल बेगूसराय। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का जो अध्ययन है ना दोस्तों, ये डेमोग्राफी कराता है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए आगे है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है 1921 में हुई थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम सोच रहे थे कि फास्ट फाइट में करा दें, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन आपको हो जाता है कोई क्वेश्चन में, तो वो आपका क्लियर हो जाता है। तो वो एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर कराना चाहिए हमें, तो करा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो आर्द्र भूमि वाला जो देश है दोस्तों, ये यूके है, ठीक है, मैंने आपका ब्रिटेन है, ठीक। आगे है दोस्तों कि भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो ये ना 382 है, ठीक है, 382। ऐसे आर्द्र भूमि में ऐसे बोलेगा तो दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, लेकिन देश में बोलेगा यानी महादेश में तो दक्षिणी अमेरिका, और देश में बोलेगा तो ये यूके हो जाएगा, ठीक ना, आपका यूनाइटेड किंगडम। भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष पर कितना है। तो ये है ना 943 है, ठीक है, 943 याद रखिएगा। और बिहार में है जो है ना, बिहार का है 918, जो है ना इसका लिंगानुपात है बिहार का। चलिए, और शिशु में तो आपका हो जाएगा वही 935 बिहार का। आगे दोस्तों कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो देश का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये है नागार्जुन श्रीशैलम, ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम। भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितना है। देखिए भारत के महिला साक्षरता दर पूछ दिया है, अगर नहीं याद रहेगा तो फिर एक गलत हो जाएगा। देखिए तो भारत में जो महिला साक्षरता दर जो है ना दोस्तों, ये 64.6 है, ठीक ना, 64.6 याद रखिएगा महिला साक्षरता दर। तसोकर झील कहाँ स्थित है। तसोकर जो झील है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये लद्दाख में है। ये हमें लगता है कि इस बार रामसर साइट में जो 75वां बना है यही बना है। अगर कमेंट कीजिएगा कौन है ये 75वां रामसर साइट कौन सा है, कमेंट कीजिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो ना, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1973 में स्टार्ट हुआ था ये रामसर साइट का जो मूवमेंट था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो ना काजीरंगा है, सॉरी ये काजीरंगा नहीं, कार्बेट जो है ना, जिम कार्बेट, इसका नाम चेंज हो गया है दोस्तों। अभी नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है ना, वहाँ से रामगंगा नदी गुजरती है उसके बीचों बीच से, जिम कार्बेट नेशनल पार्क से, इसलिए उसका रामगंगा कर दिया गया है। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो ये वाल्मीकि है, ठीक ना, वाल्मीकि याद रखिएगा, ये टाइगर रिजर्व है, और बिहार का ये एकमात्र टाइगर रिजर्व है। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ पे है कि दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो दीपोर बिल जो वन्यजीव अभयारण्य है असम में, ठीक है, असम में। चलिए आगे है दोस्तों कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो 54वां जो टाइगर रिजर्व इसमें दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है ना गुरु घासीदास है, ठीक ना, गुरु घासीदास इसमें दिया है। तो ये 54वां रिजर्व घोषित इसको किया गया है, ठीक ना। चलिए अभी वर्तमान में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कुल जो टाइगर रिजर्व है कितना है, ठीक है, और कौन सा लास्ट वाला है। चलिए आगे कि भारत में शिशु लिंगानुपात 1 से 6 वर्ष का जो है कितना है। तो ये शिशु लिंगानुपात जो है ना दोस्तों, ये 919 है, ठीक है, 919। चलिए आगे है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है ये हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। लिया गया कि एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है। तो जो जनसंख्या नेगेटिव में आया है ये नागालैंड में आया, ठीक ना, याद रखिएगा, नागालैंड में आया, नेगेटिव में गया, ये घटा है। चलिए आगे है दोस्तों कि आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो आसन जो ना संरक्षण रिजर्व जो है दोस्तों, ये उत्तराखंड में, ठीक ना, उत्तराखंड में याद रखिएगा, देवों को भूमि है, तो आसन वगैरह उतरे होगा। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्व कौन नहीं है,
तो नगर होल नहीं है, ये मध्य प्रदेश में नगर होल। बाकी जो है अच्चन कुमार, घासीदास, उदंती, सीता नदी, ये सब वहीं पे है, सीता नदी। आगे है दोस्तों कि भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। तो लगभग जो है ना 20 राज्य में जो है ना ये बाघ पाया जाता है। तो ये देखा जाए तो ये 18 है, ठीक है ना। भारत के लगभग 18 राज्यों में जो है ना बाघ पाया जाता है। चलिए अब है कि आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में किस वर्ष हुआ था। तो पहला जो है ना किस वर्ष में हुआ था, तो 1971 में हुआ था, ठीक ना। 1971 में पहला जो है ना सम्मेलन ईरान के रामसर में हुआ था, 1971 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा राज्य में जो है टाइगर रिजर्व जो है ये सिमलीपाल सिमलीपाल है, उत्तर प्रदेश उड़ीसा में है सिमलीपाल। बुक्सा वगैरह था आपका बंगाल में है, ठीक है। तो सिमलीपाल याद रखिएगा, आपका उड़ीसा में है। आगे है दोस्तों कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तो सबसे छोटा में आपका ये हो जाएगा रेणुका आर्द्रभूमि, ठीक है ना, रेणुका आर्द्रभूमि हो जाएगा। चलिए अब हम लोग छठा नंबर जो है ना सेट को देखते हैं, ठीक है। छठा नंबर सेट स्टार्ट करते हैं। चलिए ये है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसरो से संबंधित क्वेश्चन सब है, ठीक है। अब भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। तो हम लोग उसमें भी देखे थे, ये इसरो है, ठीक ना, इसरो है। इसरो का मुख्यालय ये इस बार बीपीएससी में लगभग पूछा था, नहीं बीपीएससी में नहीं पूछा था, ये बीएसएससी सीजीएल 3 में पूछा था। ये मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, ये पूछा था सीजीएल 3 में। तो सीजीएल 4 वाले ध्यान देंगे विशेष रूप से। ऐसा नहीं कि आप जब इंटर स्तरीय तो इंटर स्तरीय में पूछेगा, ऐसा बात कोई नहीं है, क्वेश्चन सब वही रिपीट होते रहते हैं। भारत के रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो रॉकेट मैन के नाम से जो जाना जाता है ये के शिवन को जाना जाता है, ठीक है, के शिवन। आगे है दोस्तों रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जो है ना आपका ये रितु करीधल जो है ना इनको जाना जाता है, रितु करीधर। आगे है मैंने रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक। आगे है दोस्तों कि अंतरिक्ष का पितामह किसको बोला जाता है। तो अंतरिक्ष का जो पितामह है भारत में विक्रम साराभाई को बोला जाता है। आगे है कि भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। तो भारत में जो निर्मित हुआ था पहला उपग्रह जो ना ये आर्यभट्ट था, ठीक ना। लेकिन इसको जो है रसिया के भूमि से छोड़ा गया था, इसको रसिया के सहयोग से छोड़ा गया था। तो आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा ये 19 अप्रैल को 1975 में छोड़ा गया था, ठीक है ना। 19 अप्रैल को 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए जब आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ था उस समय जो है ना अब इंदिरा गांधी जो थी देश के प्रधानमंत्री थी, ठीक है। इंदिरा गांधी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे है दोस्तों कि मॉम जो मिशन है जो मिशन मंगल मिशन मॉम किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये ना 13 में लॉन्च किया गया था, 5 नवंबर याद रखिएगा। और ये 14 में गया था, सितंबर के करीब में गया था, ठीक ना। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो ये सफलता देखा गया कि पहली बार देखा गया था, ये हुआ था, ठीक है। तो ये मनमोहन सिंह के समय ही स्टार्ट हुआ था और नरेंद्र मोदी के समय सफल हुआ था। चलिए आगे है कि स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट एजेंसी है। तो ये अमेरिका का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। एलन मास्क इसके अथी है, फाउंडर अथी है, ओनर है, याद रखिएगा। चलिए इसरो का जो फुल फॉर्म है ये क्या है, ठीक है। इसरो का जो फुल फॉर्म है देखिएगा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है आपको, देख लीजिए। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएगा तो डायरेक्ट मार दीजिएगा स्पेस इंडियन इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मार के निकल जाइएगा। लेकिन यहाँ देखिए भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी दिया है, तो ये दोनों हो जाएगा इस स्थिति में आंसर, फिर आप गलत हो जाएगा। चलिए आगे है कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। देखिए उस समय के अध्यक्ष को पूछ रहा है, ये सतीश धवन थे, ठीक ना, सतीश धवन उस समय अध्यक्ष थे इस 1975 के समय, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा 1975 में कौन थे, सतीश धवन थे। चलिए आगे है दोस्तों कि भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन है। तो ये ईडू सेट है, ठीक है, ईडू सेट
शैक्षिक मैंने शिक्षा से संबंधित है, तो ईडू मैंने एजुकेशन से संबंधित है, ईडूसैक याद रखिएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों कि भारत का पहला जो संचार है उपग्रह है, ये कौन सा है? तो संचार उपग्रह में जो है ना आपका एप्पल है, एप्पल संचार उपग्रह। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आगे है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम क्या है? तो भारतीय मूल की जो प्रथम महिला है कल्पना चावला है। ठीक है, कल्पना चावला, कल्पना चावला याद रखिएगा। चलिए आगे है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन सा है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला जानवर है ये लाइका जो कुतिया थी ये है। आगे दोस्तों चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? तो ये याद रखिएगा 22 जुलाई को जो ना ये लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। ये सितंबर में जो है ना ये नष्ट हो गया था, यानी कि इसरो से संपर्क इसका टूट गया था। तो ये सफल रहा था, लेकिन चंद्रयान 3 को जो है ना हाल फिलहाल में ही छोड़ा गया था और ये सफल रहा, जो भारत के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड की है। तो ये 22 जुलाई याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 22 जुलाई 2019। आगे मिल जाएगा चंद्रयान 3 भी। चलिए चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? तो ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो लैंडर का नाम ना विक्रम था। ठीक ना, ये वहाँ से लैंड करके बाहर निकल के चलने वाला था, जो ये विक्रम था। चंद्रयान मिशन के रोवर का नाम क्या था? देखिए अब रोवर का नाम बोल रहे हैं, लैंडर विक्रम हो गया और रोवर जो है ना, तो रोवर जो था ये प्रज्ञान था। ठीक ना, प्रज्ञान था रोवर। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये जो सेंटर है दोस्तों, ये आपका श्रीहरिकोटा में, ठीक ना, आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। चलिए आगे है दोस्तों कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जो जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे ये यूरी गागरिन, जो रूस के थे वो गए थे। ठीक है, यूरी गागरिन। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो प्रथम महिला थी जो दोस्तों, ये जो थी आपका वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, रूस की थी। ठीक है, ये गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो पहले एशियाई की बात है दोस्तों, याद रखिएगा, ये फाम तुआम पे गए थे, तुआन पे, फाम तुआन पे जो है ना अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई थे। ऐसे नहीं राकेश शर्मा मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिया है, देखिए फुल फॉर्म हमेशा पूछता है। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक ना, तो पीएसएलवी के जो पूर्ण रूप है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ देखिए ये है जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो है ना जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे है दोस्तों कि मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए मंगलयान जो है ना पीएसएलवी C-25 के द्वारा जो है ना इसको लॉन्च किया गया था। C-25 याद रखिएगा, ठीक ना, तो ये 25 हो गया। चलिए आगे है दोस्तों कि चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? देखिए अब चंद्रयान 1 है, अब इसको किससे छोड़ा गया था? 1 है तो 11 याद रखिएगा, पीएसएलवी C-11, और पीएसएलवी C-25 जो है ना वो मंगलयान से भेजा गया था उसको। ठीक, यहाँ देख लीजिए हम लोग। ये आ गए दोस्तों कि इसरो कब आदर्श वाक्य क्या, मैंने इसरो का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो इसरो का जो आदर्श वाक्य है दोस्तों, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये महत्वपूर्ण वाक्य है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मिसाइल मैन है दोस्तों, इनको एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। चलिए आगे है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक हैं। तो ये जो थे ना अंतरिक्ष वाले का, ये याद है कि विक्रम साराभाई थे अंतरिक्ष संगठन के संस्थापक, इसी के नाम पर विक्रम रखा गया था। ये आगे है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये जो है ना तिरुवनंतपुरम में है, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ है तिरुवनंतपुरम। ये आगे है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 को जो ना ये याद रखिएगा, चंद्रयान 1 जो है ना दोस्तों, ये यहाँ पे है 14 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा 14 नवंबर को लॉन्च किया गया था, मैंने 2008 में।
आगे है कि पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है। पहला अवलोकन जो है ना, पृथ्वी अवलोकन EOS-3 है, ठीक ना। EOS-3 पहला अवलोकन उपग्रह, ये पूछेगा कहीं ना कहीं, एकदम आएगा क्वेश्चन। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये नील आर्मस्ट्रांग जो थे, ये चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखे थे। चलिए आगे है दोस्तों कि प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था। तो ये सबसे पहले जो शटल गया था अंतरिक्ष में, इसका नाम कोलंबिया था, ठीक ना, कोलंबिया याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था। तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह ना स्पुतनिक था, ठीक ना, स्पुतनिक रूस द्वारा 1957 में लॉन्च किया गया था। चलिए अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये राकेश शर्मा थे, 1984 में इनको भेजा गया था अंतरिक्ष में। आगे दोस्तों कि RBI ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी है। तो आर्यभट्ट जो उपग्रह है, इसका तस्वीर जो छापी है ये आपका याद रखिएगा 2 रुपए के नोट पर, ठीक ना, 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट का पिक्चर को छापा गया है। चलिए आगे है दोस्तों कि जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है। तो जापान की स्पेस एजेंसी जो है ना, जैक्सा है, जैक्सा है, ठीक है। अब है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन थी है। तो तीसरी महिला जो है ना, सिरिसा बंदला है, सिरिसा बंदला याद रखिएगा, ये भारतीय मूल की है। आगे है दोस्तों कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो है अंतरिक्ष दूरबीन जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है, ये सबसे बड़ी है, शक्तिशाली। चलिए आगे है कि चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो चंद्रयान 1 जो है ना, 14 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया था। उस समय जो थे माधव थे, ठीक ना, जी माधव राय थे, ठीक है, जी माधव राय। अब है हम लोग 7 नंबर सेट को देखते हैं। चलिए 7 नंबर सेट स्टार्ट करते हैं। आगे दोस्तों कि 7 नंबर में कि सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया। तो सर्वप्रथम जो पर्यावरण किया था स्टॉकहोम, जो ना स्टॉकहोम में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण सम्मेलन किया गया था, ठीक है। आगे है कि पृथ्वी दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। तो ये पृथ्वी दिवस जो है ना, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे है कि ओजोन संरक्षण दिवस है ना, 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए जैव घटक का कौन सा भाग नहीं है। तो जैव घटक का कौन सा भाग नहीं है। तो वायु जो है ना, ये नहीं है भाग, बाकी सब है। आगे है दोस्तों कि ओजोन परत को नष्ट करता है। तो CFC जो है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें ये नष्ट करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुई थी, कहाँ की गई थी। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ना दोस्तों, रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। तो क्योटो सम्मेलन जो है ना दोस्तों, ये आपका 1997 में हुआ था, ठीक है, क्योटो सम्मेलन। आगे है कि पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है। तो पारा प्रदूषण से जो प्रभावित होने वाला है मस्तिष्क है, ठीक है, मस्तिष्क। चलिए आगे है कि राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुई थी। तो राष्ट्रीय जल नीति का जो घोषणा है ये 2000 ईस्वी में हुआ था, 2002 में। ओजोन परत के संरक्षण के संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था। तो ये मॉन्ट्रियल जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल संरक्षण, ठीक है, ओजोन परत से संबंधित। आगे है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ था। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है ना, ये 1988 में लागू हुआ था। वन कहीं 86 में पढ़े थे, 188 देख लीजिएगा, कमेंट कीजिए, ऐसे 88 इसमें है। चलिए आगे है दोस्तों कि परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो परितंत्र जो शब्द है ये A.G. टांसले ने किया है, A.G. टांसले। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव कब हुआ था। ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, ठीक है, 1984। आगे की सर्वाधिक स्थलीय परिस्थितिकी कौन सी है, सॉरी अस्थाई है, ठीक है, सर्वाधिक अस्थाई परिस्थितिकी जो है ये महासागर है, ठीक है, महासागर याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है ना दोस्तों,
ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है कि पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो पर्यावरण के जो कार्यात्मक इकाई है ये है आपका परितंत्र। ठीक है ना, परितंत्र है। तो आगे है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है। तो नदी में जो जल प्रदूषण का माप जो है ना, ये ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। आगे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा है, कई बार पूछा है। पर्यावरण दिवस 5 जून को। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावित हुआ था। देखिए हम लोग उधर भी देखे थे, याद रखिएगा 2005 से ये प्रभावित हुआ था। ठीक है, आगे कि पृथ्वी पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये हम लोग देख सकते हैं, ये 14 डिग्री सेल्सियस है औसत तापमान। ये आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो मुख्य तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, CO2। ठीक है, आगे कि वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है। तो वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित जो अंग है वो कौन सा है। तो आपका ये हो जाएगा उदर, यानी पेट जो है ना ये प्रभावित होता है। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्योटो सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य जो था ना दोस्तों, याद रखिएगा CO2 को कम करना था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना था। ये आगे है कि परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो परितंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये सूर्य है। ठीक है, आगे कि प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ये रिटर ने किया था। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था। तो संकल्पना जो है ना किसने ये किया था, तो आपका हो जाएगा ये जोसेफ फोरियर। ठीक है, फोरियर ने किया था। आगे है कि विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व वन दिवस जो है ना ये 21 मार्च को मनाई जाती है, 21 मार्च को मनाई जाती है विश्व वन दिवस। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है। तो विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध जो है ना रेड डाटा बुक से संबंध है, रेड डाटा बुक से है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है ना ये 22 मार्च को मनाया जाता है, जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में लागू किया था। ये आगे है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो ये हो जाएगा ना 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है उसी दिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसी दिन 2 दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है। तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की बात करें तो ये ग्रीन पीस जो है ना ये है। ये आगे है दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है ना नागपुर में। ठीक है, ये नागपुर में। आगे है दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की जो घोषणा है 2004 में किया गया था। चलिए आगे है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये पारिस्थितिकी जो विज्ञान है ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, बेंगलुरु, ध्यान दीजिएगा। आगे है कि संगमरमर जो है ना, संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है। तो सबसे अधिक हानि जो है ना ये SO2 पहुंचाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए आगे है दोस्तों कि अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं। तो अपघटक के जो अंतर्गत हैं ये आपका कवक और जीवाणु दोनों आता है। ठीक है, कवक और जीवाणु। आगे दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस का जो कारक है ये ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। आगे है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ना फरवरी में मनाया जाता है, फरवरी में मनाया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। तो ऊर्जा पिरामिड जो है सदैव सीधा होता है। ठीक है, सदैव सीधा होता है। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। तो मानव जाति जो पर्यावरणीय प्रदूषण है ये
एंथ्रोजो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है, एंथ्रोपोजेनिक। आगे है दोस्तों कि जैव विघटित प्रदूषक क्या है। जैव विघटित प्रदूषक जो है ना दोस्तों, ये आपका हो जाएगा वहित मल जो होता है ना, ये होता है। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है। तो ये जो है ना फेफड़ा होता है एस्बेस्टस से। आगे है दोस्तों कि वायु प्रदूषण किसे प्रभावित करता है। तो वायु प्रदूषण जो है ना दोस्तों, ये रक्त को प्रभावित करता है, ठीक, रक्त को। चलिए अब हम लोग 8 नंबर सेट देखते हैं। देखिए दोस्तों, टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो है ना आपका हो जाएगा सब, ठीक है। आगे है दोस्तों, देखिए अभी इतिहास से क्वेश्चन आ गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध जो है ना 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, गौतम बुद्ध का याद रखिएगा। और महात्मा महावीर स्वामी जो थे, इनका 540 ईसा पूर्व में था। चलिए आगे है कि इसमें जो दिया है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये 57 में हुआ था, 1757 में। अब बक्सर 64 में हुआ था। आगे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये ना जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, ये चेम्सफोर्ड उस समय था, ठीक है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ध्यान दीजिएगा, उस समय थे ये। चलिए आगे दोस्तों, आगे है कि बक्सर का युद्ध देखिए 1764 में हो जाएगा। साइमन कमीशन जो है ना, भारत कब आया था। साइमन वापस जाओ का नारा भी दिया गया था, ये 1928 में ये आया था भारत, ठीक है। 27 में इसको नियुक्त किया गया था और 28 में आया था। आगे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये ना लॉर्ड कैनिंग थे उस समय गवर्नर जनरल, ठीक है ना, 1857 में। आगे है दोस्तों कि उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है। ये बिरसा मुंडा से, इसी को मुंडा विद्रोह भी बोलते हैं और उलगुलान या महाहलचल विद्रोह भी बोला जाता है, मुंडा विद्रोह को। ये याद रखिएगा, वो कहीं 1895 और कहीं 1899 में भी देता है ये विद्रोह का समय। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ये प्रथम युद्ध जो ना 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था, तीसरा 1761 में हुआ था, ठीक है। प्रथम वाला जो है ना बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और दूसरा हेमू के बीच में अकबर और हेमू। तस्कंद समझौता कब हुआ था। तो तस्कंद जो है याद रखिएगा, ये 1966 में हुआ था, और ये ताशकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान की राजधानी, जहाँ पे आपका लाल बहादुर शास्त्री के रहस्यमय मृत्यु हो जाती है। और एक होता है शिमला समझौता, जो 1972 में होता है। एक सम्मेलन होता है, एक समझौता होता है। समझौता 72 में, सम्मेलन 45 में। चलिए आगे है दोस्तों कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक ना, अंतिम गवर्नर जनरल की बात है, ठीक है। प्रथम वायसराय यही थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे प्रथम वायसराय। चलिए हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये 622 ईस्वी में हिजरी संवत हुआ था, 622। आगे कि कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था। तो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, तो कांग्रेस का स्थापना हम देखें तो ये लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, ठीक है, 1885 में, 28 दिसंबर याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब से प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 44 चला था, ये 39 से 44 या 45 जो भी दिया ये सही है, ठीक है। 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 2 सितंबर को एक समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। तो ये 42 में आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। चलिए आगे है दोस्तों कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत जो है ना, ये प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में, ठीक ना, 58 ईसा पूर्व में जो है ना विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया था। तो बंगाल में जो है ना अस्थाई बंदोबस्त जो लागू हुआ था, ये कर्नवालिस के समय में लागू हुआ था। बंगाल बिहार उस समय लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कर्नवालिस, ठीक। देखिए ये 3 नंबर हो जाएगा कर्नवालिस। सती प्रथा का सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, तो कौन लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो ये हो जाएगा आपका विलियम बेंटिंग,
विलियम बेंटिक लगाया था। आगे है कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में जो द्वैत शासन है ये रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी ये 1989 में हुई थी, 1989 में हुई थी। चलिए आगे है कि कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो उच्च न्यायालय का जो है ना स्थापना ये लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। आगे है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाया था? किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड विलेजली द्वारा कराया गया था, लॉर्ड विलेजली। ये आगे है दोस्तों, आगे है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में 1 अगस्त को शुरू हुआ था। आगे है कि पानीपत का तीसरा युद्ध ये 1761 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। चलिए आगे है, आगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक ना, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे है दोस्तों कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित हुआ था? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो था ना ये रिपन के समय में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1881 में ये स्टार्ट हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 1881। आगे है दोस्तों कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रूस की क्रांति 1917, फ्रांस की क्रांति 1789, याद रखिएगा। चलिए अब मंचूरी राजवंश का जो ना इस बार सीजीएल में पूछा था कि कब पतन हुआ था, तो ये 1911 में इसका पतन हो गया था मंचूरी राजवंश का। और एक पार्टी का जो स्थापना किया गया था, वो कोई पार्टी था जो संन्यास सेन, ये सीजीएल में दोनों क्वेश्चन पूछ दिया था सीजीएल 3 में, ठीक है। और ये सब लूसेंट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बढ़िया से लूसेंट का अध्ययन कीजिए, बाकी कुछ हमको लगता है कि इधर उधर से कुछ और पढ़ लीजिएगा, लेकिन लूसेंट को पहले प्राथमिकता दीजिए। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो स्थानीय का तो वही लॉर्ड रिपन ही थे 1882 ईस्वी में। चलिए आगे है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो प्रथम जो है ना ये चला था आपका 1914 से 18 तक ये चला था। चलिए आगे है दोस्तों कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है ना दोस्तों कर्जन के समय में 1905 में किया गया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। आगे कि बंगाल विभाजन राज्य किसके काल में हुआ था? तो ये हार्डिंग द्वितीय जो था ना इसी के साथ समय में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। चलिए आगे है दोस्तों, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति, देखिए आगे मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे, ठीक है, बिरसा मुंडा। सिंधु कान्हो जो था, चांद भैरव वगैरह वगैरह वो आपका संथाल विद्रोह के नेता थे। चलिए आगे है दोस्तों कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये किसके शासनकाल में किया गया था? तो याद रखिएगा ये 1917 की बात है, तो ये लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे उस समय गवर्नर। चलिए आगे है कि चीनी क्रांति आ गया कि चीन की क्रांति कब हुई थी? तो देखिए चीन की क्रांति ना याद रखिएगा ये 1911 में हुआ था, और इसी समय में मंचूरी राजवंश का पतन हो गया था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के समय में, मिंटो द्वितीय के समय में किया गया था। आगे है कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था ये विलेजली के समय में सहायक संधि किया गया था। और पहला सहायक संधि अपनाया था अपना हैदराबाद जो है ना रियासत था वो अपनाया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था जो दोस्तों ये अकबर और हेमकुबीर में 1556 में, ठीक है ना। प्रथम कुछ 26 में 1526 में, तीसरा जो है आपका 1761। चलिए आगे है कि ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। आगे है दोस्तों कि शक संवत कब शुरू किया गया था? शक संवत जो है ना दोस्तों 78 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है, 78 ईस्वी में। आगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना है ये है आपका 1600 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, 1600 ईस्वी में। अकबर का शासनकाल उस समय भारत में था। हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह जो है ना
ये आप 1820-21 में हो विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए आगे है। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? जो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, याद रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मलवाड़ क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, मलवाड़, केरल। आगे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का जो है ना प्रथम वायसराय की बात है तो ये लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल थे ये। तो ये मलबार तट याद रखिएगा ना, जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसी से संबंधित है ये आगे है कि भारत में डाक, तार और तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? तो ये डलहौजी के समय में 1953-54 में स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे है कि 1853-54 में डलहौजी के समय 1853। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो ये सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो ना था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना, घेराव की जो नीति था ये वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था। आगे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जो था ये लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, आगे है कि अपने आप को बंगाल का सिर कहा था? तो अपने आप को जो बंगाल का सिर कहता था ये लॉर्ड वेलेस्ली कहता था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली याद रखिए। चलिए अब 9 नंबर सेट हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे जो है ना एक्स्ट्रा फैक्ट भी कराया जा रहा है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। एक बार देख लीजिए इस वीडियो को, जितना भी मैंने जितना भी टॉपिक हम लाएंगे इसमें, जो पूरा सेट देख लीजिए। हमें लगता है कि एसपीडी आपका यही से समाप्त हो जाएगा। ये एसपीडी में जो आपका बीपीएससी पीटी दरोगा और सचिवालय सहायक का जो एक फाइनल रिवीजन समान अध्ययन करके आया है बुक, वो वही सेम है जो आपका इंटर स्तरीय बीएसएससी का है। ठीक है ना, तो बीएसएससी का जो है ना इंटर स्तरीय आया है समान अध्ययन, वो सेम वही है, खाली इसका पेज को चेंज कर दिया, बाकी वही है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है, देखिए यहाँ पे, तो ग्रीनलैंड है। इसका राजधानी नूक है और इस पर अधिकार जो है ना डेनमार्क का है, याद रखिएगा। और ये कनाडा के करीब है। और भौगोलिक परिदृश्य से आपका ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, और राजनीतिक से कहा जाए तो डेनमार्क यानी कि यूरोप में पड़ता है। चलिए आगे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना सबसे छोटा जो राज्य है दोस्तों, ये गोवा है। ठीक है, गोवा है, आप लोग पढ़े होंगे, गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसका राजधानी पणजी पता ही है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है दोस्तों, ये कश्मीर को बोलते हैं। ठीक है, आगे है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी में गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी जो है, याद रखिए भारत में जो 4 ऐसी नदी है जो सबसे लंबी, जैसे गंगा हो गया, गंगा के बाद में गोदावरी हो गया। ठीक है ना, गंगा के बाद में गोदावरी, ठीक है ना, और गोदावरी के बाद में जो है ना आपका कृष्णा है, कृष्णा के बाद में आपका यमुना है, यमुना के बाद में नर्मदा है। ठीक है ना, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, फिर आपका ये हो जाएगा नर्मदा। ठीक, चलिए आगे है दोस्तों कि सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो ताजे जल की जो झील है दोस्तों, ये हो जाएगा बुल्लर झील, यानी मीठे पानी का झील। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो सबसे बड़ा कृत्रिम में जो है ना दोस्तों, ये आपका होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो है ना ये कृत्रिम झील है। ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे है कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे लंबी नदी की बात है तो ये नील नदी है। ठीक है, नील नदी है। सबसे बड़ा में अमेजन हो जाएगा, भारत में गंगा लंबी में, लेकिन भारत में बड़ी में ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। ठीक है, प्रशांत महासागर है। चलिए आगे है, द्वीप में बोलता तो आपका एशिया हो जाता, देखिए दोनों दे दिया है। हजार भूमि हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये लाओस को बोलते हैं हजार हाथियों की भूमि। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली असम वाला है, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा ये है। चलिए आगे है दोस्तों कि पिरामिड का देश किसको बोलते हैं? तो ये मिस्र को बोलते हैं पिरामिड का देश।
सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोया हुआ प्रदेश। आगे है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान जो है ना मरुस्थल, जो अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में है, तो ये सहारा मरुस्थल हो गया। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो महासागर छोटा में बोल रहा है दोस्तों, तो ये आर्कटिक हो जाएगा, ठीक ना, महासागर में आर्कटिक हो जाएगा। और महाद्वीप बोलता तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे है दोस्तों कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो है ना, देखिए यहाँ क्लियर कर दिया है, यहाँ लद्दाख कर दिया, वहाँ उस समय हम लोग पढ़ रहे थे तो जम्मू कश्मीर दिया था, देखिए यहाँ कन्फर्म हो गया लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, क्षेत्रफल में। अब देखिए आगे है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ना आपका बुलंद दरवाजा अकबर जीता था, और ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है ना। ये गुजरात मैंने बुलंद दरवाजा बनाया था, गुजरात भी जीता था, उसी दरमियान ये बनाया था, ये फतेहपुर सीकरी में, याद रखिएगा, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम का जो है सबसे कम जनसंख्या है, और क्षेत्रफल में गोवा सबसे छोटा है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा, ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है ना, ये हीराकुंड है उड़ीसा में, कभी पूछा हुआ है। चलिए आगे है कि चीन का शोक किस नदी के कहा जाता है? तो चीन का जो शोक है, ये आपको हांगो के बोलते हैं, चीन का शोक। और ऊंचा में भाखड़ा नंगल हो जाएगा बांध में, और लंबा में हीराकुंड, ठीक है। चलिए आगे है दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर जो है ना, ये अहमदाबाद को बोला जाता है, ठीक है, अहमदाबाद। चलिए आगे है दोस्तों कि सबसे बड़ा जो द्वीप द्वीप है कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो द्वीप है, ये ग्रीनलैंड है, जो हम लोग आगे भी देखे थे, ठीक है। सॉरी, सबसे बड़ा द्वीप ना, ये सबसे बड़ा ये द्वीप में अरब प्रायद्वीप है, ठीक। सबसे बड़ा मैंने द्वीप नहीं है, द्वीप में तो ग्रीनलैंड ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रायद्वीप में अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। द्वीप में ग्रीनलैंड, लेकिन प्रायद्वीप में अरब प्रायद्वीप। चलिए आगे है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका गोबी। गोबी रेगिस्तान जो है ना, एशिया का सबसे बड़ा है। आगे है जनसंख्या वाला रेगिस्तान बोलेगा ना, थार सबसे ज़्यादा है यहाँ जनसंख्या। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, सबसे बड़ा है। चलिए आगे है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ी जो झील की बात करें तो सुपीरियन सागर जो है ना, कैस्पियन सागर, सॉरी, कैस्पियन सागर जो है ना, ये सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील। लेकिन मीठे पानी का झील कहेगा तो सुपीरियल झील, जो अमेरिका में ये हो जाएगा। और टिटिकाका आपका बोलिविया और पेरू के बीच में जो है, याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है ना, मुंबई को बोलते हैं दोस्तों। चलिए आगे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला जो है ना, एंडीज है, जो दक्षिण अमेरिका में है, और रॉकी उत्तरी अमेरिका में है। और हिमालय जो है कि आपका एशिया का है, जो नेपाल में पड़ता है। और अल्पस जो है ना, ये अल्पस आपका अफ्रीका या यूरोप में है, कमेंट कीजिए कहाँ है अल्पस। आगे है दोस्तों कि ये यूरोप में ही है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ना, ये माउंट एवरेस्ट है, ऊंचा में, ठीक है, जो नेपाल में है। आगे है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर जो है ना, इंदिरा गांधी नहर जो है ना, सबसे लंबी नहर है। यहाँ पे है भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर है स्थित? ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है ना, उमानंदा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी, भारत का जो है ना सहायक नदी जो है ना, गंगा का सबसे लंबी सहायक नदी है आपका यमुना है, सहायक नदी में यमुना, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सही है, गंगा का सहायक नदी यमुना, सीधे सहायक दे दिया। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है?
तो जयपुर को बोलते हैं भारत का पेरिस, देख लीजिए। चलिए आगे है, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बाब अल मंडब जो है ना, इसको आंसुओं का प्रवेश द्वार बोलते हैं। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है, ये कहाँ है? जामा मस्जिद जो है ना, ये दिल्ली में है। जामा मस्जिद याद रखिएगा, दिल्ली में है। सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है भारत का कौन सा है? तो भारत का कहेगा तो थार हो जाएगा, विश्व कहेगा तो आपका सहारा हो जाएगा, गोबी हो जाएगा एशिया का, ठीक। अब है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा गुंबद, जो गोल गुंबद है, वो कहाँ है? तो गोल गुंबद जो है ना दोस्तों, ये बीजापुर में है, कर्नाटक, बीजापुर। चलिए आगे है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है, जो पहले भी जिक्र किए थे इसमें। वेटिकन सिटी रोम जो है ना, इटली की राजधानी, वहीं पर स्थित है। आगे है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको बोलते हैं? तो ये मध्य रात्रि वाला जो है नॉर्वे को बोलते हैं, ठीक ना। मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को बोलते हैं, ठीक है। आगे है दोस्तों, हजार झीलों का भूमि किसको बोलते हैं? तो हजार झीलों का भूमि जो है फिनलैंड को बोलते हैं, ठीक है। ये फील कहता है कि 1000 रुपया 1000 झील मेरे पास है। उगते सूरज का देश जो है ना, ये जापान को बोलते हैं, और डूबते हुए ब्रिटेन को बोलते हैं। ये आगे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान जो है ना, सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन 2000 ईस्वी से पहले की बात कहेगा कि सबसे बड़ा कौन था, तो आपका मध्य प्रदेश था सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य 2000 ईस्वी से पहले, क्योंकि छत्तीसगढ़ उसके साथ था, तो सबसे बड़ा था। अभी मध्य प्रदेश दूसरा नंबर पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो सबसे ऊंचा में भकरेगा, भकरा नंगल बांध हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा भकरा नंगल बांध। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा बांध में दोस्तों, अभी वर्तमान में तो ये टिहरी बांध दे रहा है, ठीक है ना। पहले भाखड़ा नंगर हम लोग पढ़े थे भी, और ये टिहरी वर्तमान में दे रहा है। तो आप कमेंट कीजिए टिहरी सही है, टिहरी दे रहा है इसमें, ठीक। चलिए आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है, ये इंडोनेशिया है। द्वीप समूह इंडोनेशिया लगभग 17,000 के आसपास द्वीपों से मिलकर बना है ये। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थल पर होती है? तो मानसीराम मेघालय में है ना, पहले चेरापूंजी में होता था, मेघालय में ही, और मानसीराम मेघालय में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होता है? तो ये लेह में होता है, ठीक ना, लेह लद्दाख वाला क्षेत्र में। आगे है भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है ना, ये उत्तर प्रदेश है। ये लगभग 20 करोड़ के आसपास यहाँ जनसंख्या है, और बिहार में आपका 10 करोड़ 44 लाख इस टाइप से दिया था, लेकिन अभी बढ़ गया उसका भी जनसंख्या, लगभग 14 करोड़ के आसपास हो गया। बात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नदी में तो गंगा हो जाएगा, ठीक ना। गंगा के बाद में हम बताए ही है कि गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी के बाद में आपका कृष्णा हो जाएगा, कृष्णा के बाद में यमुना हो जाएगा, यमुना के बाद में आपका नर्मदा हो जाएगा। याद रखिएगा गंगा तो लंबा नदी है ही, गंगा के बाद में गल से गोदावरी हो जाएगा। और गोद में किसको, कृष्ण भगवान को कौन, उनके पिताजी उठाए थे, और किस नदी को पार किए थे? यमुना को पार किए। यमुना को पार करने के बाद में ये जब सयान हो गए तो कभी महिला बन जाते थे, कभी पुरुष, तो नर और मादा, तो नर मादा याद रखिएगा। इसके बाद चलिए, तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर सेट, ठीक है दोस्तों। आज हम 10 तक ही सेट कराएंगे, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा हमको लगा कि हम डायरेक्ट ऐसे पढ़ा दें आप लोगों को, लेकिन हमें लगता है कि एक्स्ट्रा फैक्ट देने से आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर होते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी शामिल करेंगे। तो वही 10-10 15 करके सेट हम आपका करा देंगे, पूरा इसको भी समाप्त करवा देते हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर सेट स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये जो थे ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले मिला था भारत रत्न पुरस्कार। इनको 3 व्यक्ति के साथ मिला था, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, एक राजगोपालाचारी थे, एक और जो थे आपका सीवी रमन थे। इन तीनों को एक साथ दिया गया था, जिसमें सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। रक्त का, ये 1954 की बात है, याद रखिएगा, जब शुरुआत होता है उसी समय इनको दिया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण है दोस्तों, ये किडनी द्वारा होता है, ठीक है, किडनी द्वारा होता है। आगे है कि पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? तो पृथ्वी मिसाइल का जो प्रथम परीक्षण है 1988 में किया गया था, 1988 ईस्वी में। मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है, ठीक है, 72 बार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार ना फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है।
रमन मैग्सेसे फिलीपींस से देता है, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति के नाम पर ही रखा गया था। ये एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है इसको। सर्वदाता रक्त समूह जो है ना वो है, सर्वदाता वो, और सर्वग्राही ए भी होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। तो भारत रत्न जो पुरस्कार था वो प्राप्त किए थे, वो भारत रत्न सबसे पहले जो विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था ये पहले, ठीक है। और पूर्ण रूप से विदेशी बोलेगा तो ये नेल्सन मंडेला हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। ये आगे है दोस्तों कि दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता था। ये नाग जो मिसाइल है ना, ये दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है इसको। ये आगे रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है, ठीक है ना। ये रक्त जो है क्षारीय होता है, और पित्त जो होता है, पित्त का 7.7 पीएच मान होता है। ये जो है ना दूध का होता है 6.4 मान, और 6 होता है ये लार का होता है। ये मूत्र का बोलते हैं। अच्छा, तानसेन सामान किस राज्य द्वारा था। ये ये मध्य प्रदेश जो है ना तानसेन सामान देता है मध्य प्रदेश। आगे दोस्तों कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला जो भारत रत्न दिया गया था ये इंदिरा गांधी को 1971 में, जब ये प्रधानमंत्री थी तो खुद ही अपने काल में ही ले ली थी। चलिए आगे है दोस्तों कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो डीआरडीओ जो है ना दोस्तों 1958 में इसका स्थापना किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1958। चलिए आगे है दोस्तों कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, ऊपर हम लोग पढ़े थे। चलिए आगे है दोस्तों कि शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ये 46 गो होता है, और इससे जोड़ा में बोलेगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा। आगे है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये कैलोलॉजी कहलाता है, कैलोलॉजी। आगे है दोस्तों कि भारत का प्रथम मिसाइल कौन है। तो भारत का जो प्रथम मिसाइल है ये पृथ्वी को बोलते हैं प्रथम मिसाइल। हाँ, आगे है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो 120/80 होता है, ठीक ना, 120/80 होता है। आगे है कि ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है ना ये पंडित रविशंकर को सबसे पहले दिया गया था। आगे दोस्तों कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो सर्वग्राही जो रक्त समूह है ये एबी को बोलते हैं, और ओ को सर्वदाता बोलते हैं। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ये 206 गो होता है हड्डी, और शिशु में 300 के करीब में होता है। चलिए आगे है दोस्तों टिबिया नामक जो हड्डी होता है ये टांग में पाया जाता है, ठीक है, टांग यानी पैर में पाया जाता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो शरीर में जो अमीनो अम्ल है वो 20 गो मैंने 20 इसकी संख्या होती है। देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है। तो ये विमान वाहक जो पोत है दोस्तों आईएनएस विक्रांत है, ठीक है, आईएनएस विक्रांत। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है ये आपका ये भारत रत्न है, ठीक ना, भारत रत्न। आगे है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये यकृत है, ठीक ना, यकृत। चलिए आर एच फैक्टर की खोज करता कौन है। तो आर एच जो फैक्टर है इसकी खोज करता है लैंड स्टीनर और विनर है, ये दोनों है, ठीक ना। आगे है दोस्तों कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन है। तो भारत का पहला जो प्राइवेट रॉकेट है दोस्तों ये विक्रम एस है, विक्रम एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो बोरलॉग पुरस्कार है ये आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। चलिए दोस्तों आगे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, और महिला में जो है ना आशा पूर्णा देवी को दिया गया था, ठीक है। आगे है दोस्तों कि संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये ग्रैमी पुरस्कार जो है ना संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। चलिए आगे है दोस्तों
चलिए आगे है कि मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है, महिला में 4 से 5 लीटर। चलिए आगे है कि श्वेत रक्त का जीवन काल है, तो श्वेत रक्त जो है ना ये 1 से 4 दिन होता है, यानी 2 से 4 दिन जो दिया है ये श्वेत रक्त है। और 120 दिन होता है ना जो रेड ब्लड है आरबीसी का जीवन 120 दिन होता है। बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो ये छोटी आंत में होता है, और इसका पचे हुए भोजन का अवशोषण। ठीक है, आगे है दोस्तों कि कौन सा टैंक रोधी मिसाइल है, तो टैंक रोधी मिसाइल में जो है ना नाग हो जाएगा आपका, ठीक है, नाग हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक जो है ना ये आपका कहलाएगा ये प्लिया, ठीक है, प्लिया या स्प्लीन जिसको बोलते हैं ये कहलाता है। चलिए आगे है दोस्तों कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है ये टाइलिन है, ठीक है, टाइलिन पाया जाता है। आगे है दोस्तों कि रक्त चाप किस यंत्र से मापा जाता है, तो रक्त चाप जो है ना दोस्तों ये हो जाएगा आपका स्पिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है रक्तचाप को। चलिए आगे है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप है दोस्तों ये देखा जाए कि 98.6 फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, सेल्सियस में हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस, और 310 केल्विन में हो जाएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको बोला जाता है, मैंने कौन थे, तो ये जो है ना जनरल बिपिन रावत से, ठीक है, सीडीएस जो है प्रथम जनरल बिपिन रावत थे। अब है आगे है दोस्तों कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जो थे आपका एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, याद रखें एपीजे अब्दुल कलाम। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ठीक है, सही है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो टेसी थॉमस हो जाएगा, यानी 4 नंबर आंसर। चलिए आगे है दोस्तों कि मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया, तो मदर टेरेसा जो है ना इनको भारत रत्न जो मिला था दोस्तों 1980 में भारत रत्न दिया गया था, और इनको नोबेल प्राइज जो है ना 1979 में मिला था। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा 10 तक सेट देखे दोस्तों, अगला जो है ना 20 सेट हम कल एक बार कराएंगे, फिर इस तरह से जल्द ही समाप्त करवा देंगे। ये 11 नंबर सेट हम लोग कल देखेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में, धन्यवाद।